हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप एज बिटवीन सेलर एंड बायर। और ये सारा चैप्टर हमारा सेक्शन 18 से लेकर के 30 तक 18 से 30 तक में कवर होता है, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम है क्रेता तथा विक्रेता के बीच स्वामित्व अथवा अधिकार का हस्तांतरण। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपने पेमेंट कर दी, उसके बदले में चीज़ आपको मिल गई, वो चीज़ आपकी हो गई, उस चीज़ का मालिकाना हक जिसको हम बोलते हैं, ऑनरशिप किसके पास होगी, वो आपके पास होगी। लेकिन ऑनरशिप होने का क्या मतलब है कि हम उसके ऑनर हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो चीज़ ऑनर की हो गई है, वो कब माना जाएगा कि वो चीज़ हमारी, यानी कि हम उसके ऑनर बन गए हैं। ये चीज़ें इस चैप्टर में समझाने के लिए सारे रूल्स जो हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का बड़ा सीधा सा मतलब होता है जब एक चीज़ का ऑनरशिप सेलर्स के अधिकार से निकल करके वो जिस पर्सन को बेच रहा है, जिसे बायर कहा जाता है, उसके पास चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी। जिसको आप कई बार हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि हमने बिल ले लिया, हमने इनवॉइस ले ली, हमने रसीद ले ली, हमने पेमेंट करने के बाद कोई ऐसा पेपर ले लिया जिससे ये पता चला कि वो चीज़ अब सेलर की नहीं रही बल्कि हमारी होगी। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा समझना ज़रूरी क्यों है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप एक गिफ्ट गैलरी में गए, आपने गिफ्ट गैलरी में एंटर किया, एंटर करते ही आपकी गलती से वहाँ एक शो पीस पड़ा था, वो टूट गया। ग्लास का आइटम था, आपसे उसका हाथ लग गया, आपका हाथ वहाँ लग गया, वो गिर करके टूट गया। अब किसका नुकसान हुआ? नुकसान दुकानदार का हुआ। उस चीज़ का मालिक कौन है? दुकानदार है। आप तो उसके मालिक नहीं हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकानदार आपको ये कहेगा कि आपकी गलती से ये सामान टूटा है, आप इसकी पेमेंट करो। और बड़ी सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, ऑब्वियस है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मालिक का हक है कि उसका जो नुकसान हुआ है वो दूसरे पर्सन से, जिसकी गलती से वो नुकसान हुआ है, वो उसे पूरा करवा सकता है। ये है ऑनरशिप का महत्व। हम इसी एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, आप दुकान में गए, आपने एक बड़ा अच्छा सा कीमती एक गिफ्ट खरीद लिया, ग्लास की आइटम थी, शीशे का सामान था, और आपने पेमेंट कर दी, बिल ले लिया, रसीद आपको मिल गई। आप बाहर निकलने लगे, किसी पर्सन से टक्कर हो गई और वो सामान वहाँ गिर करके टूट गया। पहले भी सामान टूटा था, अब फिर सामान टूट गया, तो यहाँ जो सामान टूटा, अब उसमें नुकसान किसका हुआ? दुकानदार का? नहीं। क्या वो नुकसान दुकानदार का हुआ? नहीं, क्योंकि अब वो चीज़ दुकानदार की नहीं थी। उसका मालिक कौन था? उसके मालिक आप बन चुके थे, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी थी। इसका मतलब अब आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि जिस पर्सन की गलती की वजह से आपका नुकसान हुआ है, आप वो नुकसान उससे पूरा करवा सकते हैं। इसका मतलब कि जब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो जाती है तो उसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज़रूरी है कि उससे जुड़े हुए जितने रिस्क होते हैं, जितने राइट्स होते हैं, जितनी ड्यूटीज़ होती हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी किसकी हो जाती हैं? वो ऑनर की हो जाती हैं, वो मालिक की हो जाती हैं। इसलिए ये समझा जाना ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंस इसका होता क्या है। इन सभी जो सिग्निफिकेंस से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं उनको हम अलग अलग हेडिंग्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग आता है जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, वो है रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। सेक्शन 26 में ये बताया गया कि जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब उस चीज़ से जुड़े हुए जितने रिस्क हैं वो सारे भी अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। रिस्क का मतलब उस चीज़ के चोरी होने का डर, गुमने का डर, उसके खो जाने का डर, वो सारे के सारे डर की जिम्मेवारी किसकी होगी? वो मालिक की होगी। उस चीज़ को कोई उठा करके ना ले जाए, उस चीज़ को कोई चुरा करके ना ले जाए, वो चीज़ किसी और के कब्जे में ना चली जाए, वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। ये सारे रिस्क किसके हो जाएंगे? ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वो सारे के सारे रिस्क ऑनर के होते हैं, बायर के होते हैं। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब अब उस चीज़ से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र हुए मान लिए जाते हैं। फिर दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी का मतलब आउटसाइडर। जो चीज़ हमारी है उस पर हक किसका है? हमारा है। उसके मालिक कौन है? हम हैं। उस चीज़ को आगे किसी को बेचना है, किसी को गिफ्ट करना है, किसी को डोनेट करना है, वो हमारे अधिकार हैं। अगर कोई भी पर्सन हमारी चीज़ को चोरी करने की कोशिश करता है तो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का अधिकार हमें मिल जाएगा। हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मालिक को ये अधिकार होता है कि थर्ड पार्टी को जो भी उसकी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट राइट्स किसको मिलते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ मालिक को मिलते हैं। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस होता है। फिर इसमें पॉइंट आता है सुएट, SUIT। सुएट होता है दावा करना, केस करना। सुएट फॉर प्राइस, कीमत के लिए दावा करना। आप दुकान पर गए, आपने सामान खरीद लिया, आपने दुकानदार को कहा कि पैसे हम बाद में दे देंगे, यानी कि आपने क्रेडिट परचेज़ की। ऑनरशिप तब भी आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है, मालिक तब भी आप बन चुके हैं। अब यहाँ पर अगर उस चीज़ की पेमेंट आप नहीं करते हैं तो जो उसका पहले वाला मालिक था उसे आपसे उस चीज़ की कीमत वसूल करने का अधिकार है, उससे आप पर केस करने का अधिकार है, क्योंकि उसने ऑनरशिप इसीलिए ट्रांसफ़र की थी कि आप उसकी पेमेंट कर देंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो उस ऑनर को, जो अभी भी अनपेड है, जिसको पेमेंट नहीं मिली है, आप पर केस फाइल करके चीज़ का जो भी प्राइस था वो वसूल करने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। फिर होता है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और बायर। अगर एक पर्सन दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थी, उसके पास असेट्स कम थी, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया इंसॉल्वेंसी एक्ट में। इंसॉल्वेंसी एक्ट में जब उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है कि उसकी सारी संपत्तियाँ बेच दी जाती हैं, जितना पैसा मिलता है उसमें से अकॉर्डिंगली प्रपोर्शनेटली लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा तो जो चीज़ें उसके पास हैं, जिन चीज़ों का वो ऑनर है, वही चीज़ें मार्केट में बेची जाएंगी। यानी कि ऑनरशिप यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिनका वो ऑनर है उन चीज़ों को ही मार्केट में बेचा जाएगा। और एक कंसेप्ट अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ऑनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो बिल्कुल क्लियरली हमें समझ आ चुकी है। एक टर्म दूसरी होती है जिसे पोजेशन कहा जाता है। पोजेशन और ऑनरशिप दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं। पोजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास किसी ने रख दी है, किसी ने संभाल करके रखने के लिए दे दी है, तो हम उस चीज़ के मालिक नहीं बन जाते हैं, हमारे पास सिर्फ उसका पोजेशन होता है। तो पोजेशन होना अलग चीज़ है, ऑनरशिप उससे बिल्कुल ही अलग है। ऑनरशिप बहुत वास्ट होती है, ऑनरशिप बहुत बड़ी टर्म है। ये भी हो सकता है कि हमारी चीज़ किसी और के पास पड़ी हुई है लेकिन उसके ऑनर हम ही हैं। आप कहीं घूमने गए, आपने अपने घर का कुछ कीमती सामान एक ब्रीफ केस में डाल के अपने दोस्त के पास रख दिया, तो पोजेशन किसके पास है? आपके दोस्त के पास। लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? ऑनरशिप आपके पास है। तो पोजेशन ऑफ गुड्स अलग चीज़ है, ऑनरशिप ऑफ गुड्स अलग चीज़ है। यहाँ जब हम ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की बात करते हैं या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर फिक्स्ड असेट से नहीं है। यहाँ जिन गुड्स की हम सेल परचेज कर रहे हैं उसे ही प्रॉपर्टी माना गया है। इस चैप्टर के अगले पार्ट में जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि किसी भी चीज़ का ऑनरशिप, किसी भी गुड्स का ऑनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफ़र कब हुआ, किस समय से हुआ माना जाता है, उसके बारे में लीगल रूल्स क्या हैं। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो है लीगल प्रोविजंस एज टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। लीगल प्रोविजंस टू रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और ये इसमें जो सबसे पहला हिस्सा आता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन केस ऑफ ascertained और स्पेसिफिक गुड्स। पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन केस ऑफ ascertained और स्पेसिफिक गुड्स। सेक्शन 18 में इसे बताया गया है कि जो हमारी गुड्स होती हैं, गुड्स की डेफिनेशन हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के शुरू में कवर कर चुके हैं, उनको हम अंदर अलग अलग उसकी जो टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। यहाँ हमने क्या लिखा है? स्पेसिफिक गुड्स और ascertained गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स और ascertained गुड्स का मीनिंग हम दोबारा से यहाँ समझते हैं। जिस दुकान पर आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उस दुकान में जितना भी सामान उस समय पड़ा हुआ होता है, जितनी भी चीज़ें उस दुकान पर पड़ी हुई होती हैं, वो सारी की सारी ascertained गुड्स होती हैं। वो सारी की सारी गुड्स उसके पास अवेलेबल होती हैं जिन्हें वो बेचने के लिए तैयार होता है। अब इसमें हम एक स्पेसिफिक टर्म लिख रहे हैं, वो क्या है समझ रहे हैं, वो है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है?
उसकी दुकान में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी वो उनमें से जिन चीज़ों को आपने ख़रीदने के लिए जिन चीज़ों का आपने नाम बता दिया, उसकी क्वांटिटी बता दी, तो वो क्या होगी कि टोटल अवेलेबल गुड्स में से आपने उनको स्पेसिफाई कर दिया। आप एक बुक शॉप पर गए, आपने बुक शॉप पर 5 बुक्स का नाम लिख करके उसे दे दिया या 5 ऑथर्स के नाम बता दिए कि इस ऑथर की, इस सब्जेक्ट की ये वाली बुक मुझे दे दो। उसने पाँचों की पाँचों बुक्स निकाल करके आपके सामने रख दी। तो इसका मतलब वो गुड्स जो आपने टोटल स्टॉक में से खरीदनी थी, आपने उसे बता दिया, आपने उसे स्पेसिफाई कर दिया, आपने उसे आइडेंटिफाई कर दिया, तो उन्हें स्पेसिफिक गुड्स कहा जाता है या उन्हें सर्टेन गुड्स कहा जाता है। अब इनकी ऑनरशिप किस समय से ट्रांसफ़र होगी वो रूल्स यहाँ पर हम 1 बाय 1 सब पॉइंट्स के रूप में डिस्कस करते हैं। पहला रूल है यहाँ पर, वो है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने स्पेसिफाई कर दी, अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि वो चीज़ें ऐसी पोजीशन में हैं कि उस पर कोई काम किया जाना बाकी नहीं है, वो उसी समय बायर को दी जा सकती हैं। उनको नापना, उनको तोलना, उनको काटना पीटना, उनकी मेजरमेंट करना, उनकी पैकिंग करना, ऐसा कोई भी काम उन पर नहीं किया जाना है। जैसे आपने बुक्स मांगी तो उसने बुक्स निकाल करके आपको दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि बुक्स डिलीवरेबल स्टेट में है, उन पर कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है। आप एक दुकान पर गए, आपने कैडबरी चॉकलेट बोला, उसने निकाल करके रख दिया। आपने 1 किलो चीनी बोला, उसने चीनी का पैकेट निकाल के रख दिया। आपने कंपनी के सैनिटाइज़र का नाम बोला, उसने निकाल करके रख दिया। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन पर कुछ भी एक्स्ट्रा काम किया जाना नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। आप जैसे ही पैसे दे देंगे वो चीज़ें आपको डिलीवर कर देगा। अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हैं तो जिस समय आपको वो चीज़ें डिलीवर कर दी जाती हैं और आप पेमेंट कर देते हैं, उसी समय से उनका ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हुआ मान लिया जाएगा। फर्दर आपकी पेमेंट से भी इसका ताल्लुक नहीं होता। सपोज़ अगर आपने क्रेडिट में परचेज़ किया है तो वो डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी वो चीज़ें आपकी हुई मान ली वो आपकी हुई मान ली जाएंगी। तो अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही वो आपके सामने आपको डिलीवर कर दी जाती हैं, ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हुआ मान लिया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा रूल है स्पेसिफिक गुड्स से ही, वो है स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स आपने बता दी, गुड्स आपने आइडेंटिफाई कर दी, लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो उनकी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कैसे होगी उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक दुकान पर गए, सपोज़ आप एक कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप पर गए, बेकरी शॉप पर गए, आपने उससे 10 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पूछे, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है। आपने वो पूरी की पूरी लिस्ट उसको दिखाई कि ये चीज़ें आपके पास हैं। आपने उसकी क्वांटिटी वाला पैकेज पूछ लिया, उसका रेट पूछ लिया। उसने कहा कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे स्टॉक में हैं, इस रेट पर अवेलेबल हैं, जब आप कहोगे मैं आपको दे दूँगा। और वो आपने कहा कि ठीक है, वो चीज़ें वो आपको देने के लिए तैयार है, आप ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है। तो आप उसे कहते हैं कि इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। कहता है ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने गोदाम से निकलवा करके यहाँ मंगवा लूँगा और मैं आपको बता दूँगा, और आप 2 घंटे बाद आकर के उस सामान को ले जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उन चीज़ों को अपने गोदाम से मंगवाना है, उसको अलग से पैक करना है, उसको अलग से आपको जो है वो तैयार करके देना है, तो वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। वो उसने मंगवा करके देना है तो भी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि उसकी पैकिंग की जानी है, उसकी मेज़रमेंट की जानी है, उसको तोला जाना है, उसकी कटिंग की जानी है, फिनिशिंग की जानी है, उसको अलग से निकाल करके तैयार किया जाना है, तो वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक तो हैं। आपने नाम बता दिया, आपने क्वांटिटी बता दी, तो ऐसे केस में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कब होगा? ऐसे केस में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप तब होगा जब सेलर आपके ऑर्डर को आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से निकाल करके रख देता है अलग से, और जैसे ही वो आपको कन्वे कर देता है कि हाँ आपका ऑर्डर तैयार है, आप आकर के ये चीज़ें ले सकते हैं, उसके द्वारा ऐसा मैसेज दिए जाते ही आपके पास उन चीज़ों का ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुआ मान लिया जाएगा। चाहे वो चीज़ें आप उससे उसी समय लेकर के आओ या वो चीज़ें आप उससे अगले दिन लेकर के आओ, तब तक वो चीज़ें उसके पोजेशन में रहेंगी, लेकिन ऑनर कौन माना जाएगा? ऑनर वहाँ पर आप यानी कि बायर मान लिया जाता है। थर्ड सिचुएशन इसमें आती है व्हेन द सेलर हैज़ टू डू समथिंग फॉर डिटर्मिनिंग द प्राइस।
व्हेन द सेलर हैज़ टू डू समथिंग फॉर डिटरमिन द प्राइस। अब इसका क्या मतलब हुआ, गुड्स उसके पास अवेलेबल हैं, गुड्स आपने स्पेसिफाई कर दी, लेकिन उन गुड्स के प्राइस को डिटरमिन करने के लिए सेलर ने उन पर कोई काम करना है। सपोज़ आपने जो गुड्स स्पेसिफाई की हैं, आप एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर गए, दिवाली का सीज़न है, आपने उसे कहा कि ये ड्राई फ्रूट आपको चाहिए और आपने कहा कि पैकिंग आप अपने हिसाब से करवाएंगे। आपने डिब्बा पसंद कर लिया, कंटेनर पसंद कर लिया, यानी कि गिफ्ट पैक पसंद कर लिया, क्वांटिटी आप अपने अपने हिसाब से डलवाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, आप जितनी जितनी क्वांटिटी इसमें डलवाना चाहते हैं मैं डाल करके इसकी अलग से पैकेट्स बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि एक पैकेट का कितना प्राइस होगा। तो यहाँ पर अब सीन क्या होगा कि चीज़ें असर्टेन हैं, स्पेसिफाइड हैं, आपने पसंद कर ली हैं, बता दी हैं, लेकिन उनका प्राइस फिक्स करने के लिए सेलर ने उन चीज़ों पर थोड़ा सा काम करना है। जब सेलर वो सारा काम उन पर कर देगा, जब सेलर उन चीज़ों पर वो सारा काम कर चुका होगा, करने के बाद जिस समय वो आपको कन्वे कर देगा कि हाँ आपकी चीज़ें तैयार हैं, ये प्राइस है, यहाँ पैकिंग हो चुकी है, आप जब चाहें आकर के ले सकते हैं, उसके द्वारा ऐसा मैसेज आपको दिए जाते ही उन चीज़ों का मालिकाना हक, ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हुआ मान लिया जाएगा। चाहे वो उनकी डिलीवरी आप कभी भी बाद में लेकर के आएँ, तब भी ऑनर आप ही रहेंगे। तो ये पहली स्टेज होती है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक गुड्स के केस में, सर्टेन गुड्स के केस में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप सेलर से बायर को किस समय से हुई मान ली जाती है। फिर इसके बाद इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन एन असर्टेन गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन अनएसर्टेन गुड्स का मतलब क्या है कि अनएसर्टेन गुड्स की जब हम बात करते हैं कि आप जिस सामान को ख़रीदने जा रहे हैं, जिस दुकान से ख़रीदने जा रहे हैं, आपने उस दुकान पर जाकर के वो सारी चीज़ें देख ली, वो सारी चीज़ें वहाँ जाकर के पहचान ली, उनका प्राइस पूछ लिया, उनकी सारी की सारी डिटेल पूछ ली, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी पोटेंसी, उसकी प्योरिटी, जो भी आप जानना चाहते थे, एवरीथिंग विच यू वांट टू नो, वो सारा आपने पूछ लिया। लेकिन आपने सेलर को अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सेलर को अभी आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इसका मतलब सेलर वो चीज़ें अभी आपको नहीं दे सकता, वो चीज़ें अनएसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आएंगी। इसका मतलब वो चीज़ें जो एक दुकान पर अवेलेबल हैं, स्टॉक में हैं, लेकिन आपने ख़रीदने से पहले सारी जानकारी इकट्ठी कर ली लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो वो चीज़ें आपकी उस समय नहीं होंगी। वो किस कैटेगरी में आएंगी, वो होंगी अनएसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में। अब ऐसे केस में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र कब हुआ माना जाएगा, वो हमें यहाँ पर समझना है। उसमें जो पहला रूल आता है, पहला लीगल प्रोविज़न आता है, वो है गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड और गुड्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। जैसे ही आप उन टोटल गुड्स में से अपने द्वारा खरीदी जाने वाली गुड्स को स्पेसिफाई कर दोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दोगे कि हाँ ये चीज़ इतनी क्वांटिटी आपको चाहिए, तो आपने गुड्स को सर्टेन कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया, यानी कि आप जो इससे पहले वाली कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे थे, आप उस कैटेगरी में आ गए, स्पेसिफाइड गुड्स की कैटेगरी में आ गए, अनअसर्टेन से असर्टेन में आ गए और आप स्पेसिफिक गुड्स की कैटेगरी में आ गए। अगर वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हैं और वो उसी समय आपको हैंडओवर कर दी जाती हैं, तो ऑनरशिप उसी समय से आपको ट्रांसफ़र हुआ मान लिया जाएगा। इसमें सेकेंड सिचुएशन हो सकती है, वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स को टोटल लॉट में से, टोटल स्लॉट में से अलग करना। आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है अगर, और आपने अनसर्टेन गुड्स को जो आपने खरीदनी थी उसको सर्टेन कर दिया, क्वांटिटी आपने नोट करवा दी, 100 आइटम ये हैं, 200 आइटम ये हैं, 300 आइटम ये हैं, 50 आइटम ये हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपने उसको दे दी। तो सेलर ने अगर आपको ये कहा, दुकानदार ने ये कहा कि ठीक है ये सारा ऑर्डर मैं आपके हिसाब से अलग करके रख दूंगा, सारा मैं तोल दूंगा, नाप दूंगा, मेज़र कर दूंगा, पैक कर दूंगा और फिर आपको बता दूंगा, यानी कि उसने उन गुड्स को टोटल लॉट में से, टोटल स्टॉक में से आपके हिसाब से अलग करके रखना है। जैसे ही वो सारा काम करने के पश्चात, सारा काम कर लेने के बाद आपको नोटिफाई कर देता है, आपको इन्फॉर्म कर देता है, आपको मैसेज कर देता है, आपके एजेंट को या आपके मैनेजर को मैसेज कर देता है, तो उसी समय से उन गुड्स का ऑनरशिप सेलर से निकल कर के आपको हुआ मान लिया जाता है और वो चीज़ें सेलर की ना हो करके आपकी
सॉरी, वो आपकी हुई मान ली जाएंगी। तो ये सेकंड सिचुएशन है जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र जैसे होती है वो हमने डिस्कस किया। थर्ड कैटेगरी होती है वो ऑनरशिप से जुड़े हुए लीगल प्रोविजंस की, वो होती है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, पसंद करने या विक्रय अथवा वापसी पर भेजे गए माल की स्थिति में। कई बार आप दुकान पर जब जाते हैं तो आप क्या करते हैं, दुकानदार कई बार आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपके सर्कल में है, आप उससे रेगुलर सामान लेते हैं, यानी कि आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं। आप चीज़ें पसंद कर रहे हैं, पसंद करते समय आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर गए, आपने कुछ शर्ट्स जो है पसंद की, आपने उसका जो है वो ट्रायल लेकर के भी देख लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है और आप कहते हैं कि ठीक है, ये 5 शर्ट्स मैं आपसे लेकर के चला जाता हूँ, मैं घर जा कर के बता दूँगा कि मैंने कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। यानी कि आपने चीज़ें उससे ले ली इस शर्त पर कि पसंद आई तो आप रख लेंगे, नहीं तो आप उसे वापस कर देंगे। ये सिचुएशन क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने अप्रूवल के लिए सेल और रिटर्न बेसिस पर उससे चीज़ें ले ली और आप उन चीज़ों को लेकर के घर आ गए। अब यहाँ पर इन चीज़ों का ऑनरशिप, यानी कि अगर हम उन 5 शर्ट्स की बात करें, उनका ऑनरशिप सेलर से बायर को कब ट्रांसफ़र हुआ माना जाएगा, इसके बारे में जो लीगल रूल्स हैं, सबसे पहला रूल है वो है ऑन कंसेंट ऑफ बायर। कंसेंट का मतलब सहमति। जैसे ही आप घर गए, घर में आपने वो शर्ट्स डाल करके देखी, आपको लगा नहीं एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, आपने दुकानदार को मैसेज दे दिया कि हाँ मैं सारी की सारी शर्टों को रखने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप हाँ कर देते हैं, ऑनरशिप आपकी हुई मान ली जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अभी पेमेंट की है या नहीं की है। इस बात से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। ऑफकोर्स आप पेमेंट करने के लिए बाउंड तो होंगे ही होंगे, पेमेंट तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी बाद में। फिर है ऑन एडॉप्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर। ऑन एडॉप्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर, आप घर गए, आपने 5 शर्टों को देखा, चेक किया, पसंद किया और आपने उन चीज़ों को आगे अपने जहाँ जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा था, आपने किसी को गिफ्ट देनी थी, आपने सारी की सारी चीज़ें उस पर्सन को गिफ्ट के रूप में दे दी। इसका मतलब आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, आपने उनको रखने के लिए हाँ कर दी। तो ऐसे केस में भी ऑनरशिप उसी समय से आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसका मैसेज जैसे ही आप सेलर को दे देते हैं। फिर होता है इसमें एक पॉइंट, ऑन बीइंग डिले ऑन द पार्ट ऑफ बायर। ऑन बीइंग डिले ऑन द पार्ट ऑफ द बायर का मतलब क्या होता है, आप चीज़ें खरीद करके, आप चीज़ें ले करके आ गए पसंद की शर्त पर और आपने कहा कि ठीक है मैं आपको 2 दिन में बता दूंगा। सेलर ने कहा ठीक है मुझे 2 दिन में बता देना। 2 दिन बीत गए, आपने कुछ नहीं कहा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत जाने के बाद भी अगर आपने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब एक जेन्युइन टाइम जो होता है, एक रीज़नेबल टाइम जो होता है, जितना आपने मांगा था उससे भी ज़्यादा समय बीत गया है, तो सेलर को ये मान कर के चलने का अधिकार है कि आप उन चीज़ों को रखने के लिए तैयार थे। ऑनरशिप आपकी हुई मान ली जाएगी, आप पेमेंट करने के लिए बाध्य भी होंगे। फिर इसमें एक सिचुएशन हो सकती है, कई बार वो होती है रिटर्न बाय बायर बिकमिंग इम्पॉसिबल। अगर उन चीज़ों को वापस करना इम्पॉसिबल हो जाए, आप वो चीज़ें लेकर के आगे 5 शर्ट आपने ली और आपकी गलती की वजह से वो सारी डिस्ट्रॉय होगी, वो सारी ख़राब होगी, उन पर कोई से सॉस गिर गई, उन पर कोई कलर गिर गया, उन पर कोई ऐसे बच्चे ने कुछ चीज़ गिरा दी कि अब उनको सही सिचुएशन में वापस ओरिजिनल सिचुएशन में ला ही नहीं जा सकता, तो वापस करना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर भी उन चीज़ों के मालिक आप ही माने जाएंगे, आप पेमेंट करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि सेलर उन डिस्टॉर्टेड आइटम को वापस नहीं लेगा। फिर एक सिचुएशन इसमें आती है डिलीवरी टू कैरियर। डिलीवरी टू कैरियर हमारे अगले चैप्टर्स में भी पॉइंट आएगा। डिलीवरी टू कैरियर के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आता है, वो होता है राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है कि हम यहाँ अगर उसका एक्सप्लेन करें, सपोज़ आप एक शॉपकीपर हैं या आप एक सपोज़ कस्टमर भी हैं और आपने बहुत बड़ा सामान ख़रीदना है से दिल्ली से। आपने जो एक शॉपकीपर होने के नाते, कस्टमर होने के नाते दिल्ली वाले जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने वो सारा सामान एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया। उसने सारा सामान आपके ऑर्डर के हिसाब से, आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है वो तैयार करके एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया कि ये सारा सामान आपके पास पहुंचाया जाना है। तो ये सामान जैसे ही ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया जाता है,
तो जब तक वो आपके पास नहीं पहुंचता है। अब इन बिटवीन ऑनरशिप किसकी होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट यहाँ हमने जो अभी मेंशन किया था वो है राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर वो उन चीज़ों के सारे कागजात तैयार करता है और वो अपने नाम रखता है कागज़, या हमारे ही शहर में जहाँ हमने यमुनानगर मंगवानी है वो हमारे यहाँ उसका एजेंट है उसके नाम रखता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने रास्ते का जो सारा रिस्क है ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा माल हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक का रिस्क अपने नाम रिजर्व कर लिया। उसने वो सारा सामान अपने एजेंट के नाम यहाँ भिजवाने का अरेंजमेंट कर दिया, कागजात अपने एजेंट के नाम रख लिए, तो राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास रिजर्व है। वो चीज़ें रास्ते में भी उसी की ही मानी जाएंगी जब तक उसके एजेंट के द्वारा रिसीव करने के बाद हमें हैंड ओवर नहीं कर दी जाती। लेकिन अगर वो सारा सामान तैयार करता है, हमारे नाम बिल तैयार करता है, हमारे नाम बिलिंग करता है और वो सारा सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देता है, तो वो रास्ते का रिस्क भी हमारा होगा। जैसे ही वो सामान ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया जाता है, बिल हमारे नाम तैयार कर दिया जाता है, हमें कन्वे कर दिया जाता है कि हम ये सामान आपको भेज रहे हैं, तो सारे का सारा रिस्क भी हमारा होगा रास्ते का। और जिस समय वो सामान ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया गया था वो उसी समय से हमारा हुआ मान लिया जाएगा, ऑनरशिप उसकी उसी समय से हमें ट्रांसफ़र हुई मान ली जाती है। इस तरह के केसेस आप उस सिचुएशन में भी देखते हैं जब माल रेलवे कंपनी के द्वारा भेजा जाता है, जो रेलवे बिल्टी होती है जिसे आप रेलवे रिसिप्ट कहते हैं, वो हमारे नाम होती है, तो उसके ऑनर रास्ते में भी हम ही होंगे, रिस्क भी हमारा ही होगा। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशन हैं जिन सिचुएशन में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऑनरशिप सेलर से बायर को किस समय से ट्रांसफ़र हुई मान ली जाती है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.